बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आदम खोर बिच्छू के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जैरी, क्या तुम बता सकते हो कि ये गौल बियाबानी क्या बला है? मशरक की देवमाला में एक ऐसी मखलूक जो मुर्दों के गोश्त पर जिंदा रहती है। इन लोगों को भी इसी नाम से याद किया जाता है। जो लोग मुर्दों की कब्रों से पिंजर ढांचे निकालकर मेडिकल के तालबा को बेचा करते थे। कुछ नफ्सियाती मरीज भी कब्रें खोदते हैं और बिच्छू की तरह मर्दों का गोश्त खाते हैं। मैंने हाल में ही एक किताब पढ़ी है जिसमें एक नफ्सियाती मरीज का किस्सा बयान किया गया है। वो किस्सा क्या है? राजर का इश्तियाक बढ़ गया। पेरिस के एक कब्रिस्तान में अक्सर ताज़ा कब्रें खोदी हुई मिलती थी और मुर्दों के कुछ अज़ा की हालत से पता चलता था कि इन्हें दांतों से नोचकर खाया गया है। इस हरकत को पकड़ने के लिए कब्रिस्तान की निगरानी की जाने लगी, मगर वो जुनूनी हाथ ना आया। शायद वो मुख्तात हो गया था। बिल आखिर कब्रिस्तान के दरमियान फंदे लगा दिए गए और वो इसे पकड़ने में कामयाब हो गए। गिरफ्तारी के बाद नफ्सियाती मरीज ने एतराफ़ कर लिया कि वो मुर्दा चोर है। राजर ने मेरी इस बात पर कुछ भी न कहा, बल्कि साकत खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। बगौर देखते हुए मैंने इसका ज़हन पढ़ लिया। शायद वो सोच रहा था कि मुर्दा खोरी की वारदात मैंने की है। मुझे इस ख्याल से जर्जरी सी आ गई। राजर अब भी मुझे खामोशी से घूरे जा रहा था। तब मुझे याद आया कि कुछ देर पहले जब मैं पुलिस वाले के साथ लाश पर चद्दर डलवाकर ऊपर आया था तो मुझे देखते सब खामोश हो गए थे। शायद वो भी इसी मकान पर बात कर रहे थे, लेकिन वो बगैर किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते थे। अचानक इस ख्याल ने मेरे दिलो दिमाग में कांटे से उगा दिए कि अगर ये मसला ना हल हुआ तो लोग चाहे मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन मुझे हमेशा शक व शुबा की निगाह से देखेंगे और मुर्दा खोज समझते रहेंगे। वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, मगर इनके दिलों में मेरे लिए नफरत होगी। मैंने राजर की तरफ देखा। वो अभी तक मुझे खड़ा घूर रहा था। राजर, क्या तुम भी मुझे? मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, मगर वो मेरा मतलब समझ गया। नहीं जैरी, इसने जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज़ में दबा दबा सा खौफ और वहम मैंने बांप लिया। वो तारीख गली में मेरे सामने खड़ा था और शायद डर रहा था। मैं इसके लिए गोया खून अशाम बदरू बन गया था, लेकिन ये वक्त इसकी गलत फहमी दूर करने का नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ राजू, मैंने कहा और सड़क की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर सड़क के परले किनारे पर एक रेस्टोरेंट रात भर खुला रहता था। मैं इसकी तरफ चल दिया। मैं कॉफ़ी पीना चाहता था ताकि असाब को कुछ सुकून मिल जाए। टोनी काउंटर के पीछे मौजूद था। इस वक्त रेस्टोरेंट में मेरे अलावा कोई गाहक ना था। टोनी ने मुझे देखते हुए कहा, आज तुमने जल्दी छुट्टी कर ली? हाँ, मुझे एक कप कॉफ़ी का दे दो, खाने के लिए कुछ ना लाना, आज दिल नहीं जा रहा। टोनी ने कॉफ़ी का मग मेरे सामने रखते हुए कहा, बाहर रात बड़ी सुहानी हो गई है। हाँ, मैंने जवाब दिया। हालांकि आज रात मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन और दहशतनाक साबित हुई थी। आज धंधा कैसा रहा टोनी? मैंने पूछा। काफ़ी मंदा रहा है, इसने जवाब दिया। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, 12 और 2 बजे के दरमियान कितने गाहक आए थे? वही जो रोजाना आते हैं, मगर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? एक गपला हो गया है टोनी, मैं बात को रास में रखने पर मजबूर हूँ। बस सूरत दिगर मेरी मुलाजमत खतरे में पड़ जाएगी, लिहाजा कुछ मत पूछो, सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश करो। जहन पर जोर देकर सोचो कि 12 बजे और 2 बजे के दरमियान तुमने कोई अजनबी, कोई गैर मामूली आदमी या कोई अनोखी बात देखी हो। टोनी सोचने लगा और फिर बोला, इस दौरान जितने गाहक आए थे वो सब रोज आने वाले थे। तुम्हारी तरह अनचार्ज ड्यूटी ख़त्म करके कुछ खाने पीने आ जाते हैं। इनमें कोई नया या गैर मामूली आदमी नहीं मिलता। जब तुम बर्गर बनाने या कोई और चीज़ फ्राई करने के लिए चूल्हे के पास खड़े होते हो तो तुम्हारी निगाह खिड़की में सामने वाली गली पर भी जाती होगी। क्या आज रात तुमने किसी को गली में जाते देखा था? अरे हाँ, वो बोला जैसे कुछ याद आ गया हो। तकरीबन 1 बजे मैंने एक आदमी को गली में जाते हुए देखा था और जो चीज़ इसने उठा रखी थी इसकी वजह से मैं इसे देखता ही रहा था। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं इस आदमी को अच्छी तरह देख तो नहीं सका, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इसकी तरफ मतवज्जा किया था वो गेंद थी जो इसने उठा रखी थी। गेंद? मैंने तज्जब से पूछा। हाँ, हॉकी बॉल। इसलिए
इसलिए तो मैं चौंका था कि रात के 1 बजे वो कहाँ खेलने जा रहा है। क्या इसने गेंद हाथ में उठा रखी थी? नहीं भाई, खिलाड़ी इसके लिए एक खुसूसी बैग इस्तेमाल करते हैं जिसमें गेंद के अलावा जूते और दस्ताने भी रखे जा सकते हैं। मैं आंखें बंद करके सोचने लगा कि गेंद का आज का वाकया से क्या ताल्लुक हो सकता है। आज हर बात अनोखी और अजीब हो रही थी। मेरी समझ में ना आ सका कि वो आदमी रात के 1 बजे मुर्दा खाने वाली गली में क्यों गुजरा था। मैंने टोनी से फिर पूछा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इसके बैग में गेंद ही थी और इसने मेरी बात पर गौर नहीं किया? हाँ, अब तुमने याद दिलाया है तो ख्याल आया है कि बैग गेंद से ज्यादा वजनी चीज से भरा हुआ मालूम होता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद खिलाड़ी हूँ और मेरे पास भी वैसा ही गेंद बैग है। हो सकता है इस आदमी ने गेंद की जगह थैले में बम उठा रखा हो। क्या तुम्हारे मुर्दा खाने को किसी ने बम से उड़ाने की कोशिश की है? नहीं यार, तो फिर तुम्हारे ख्याल में बैग में क्या हो सकता है? इसने पूछा। काश मुझे मालूम होता, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी। अगर कुछ और याद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया और ताज़ा हवा में गहरा सांस लिया और सीधा यूं ही चलने लगा। बिला मकसद मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गेंद की तरह उछल रहे थे। रात के 1 बजे वो पुरअसरार आदमी मुर्दा खाने वाली गली से क्यों गुजरा था? इसके बैग में गेंद थी या कुछ और गेंद रोशनदान से खूबी गुजर सकती थी और तबूत का शीशा भी तोड़ सकती थी, लेकिन वो किसी लाश का चेहरा तो नहीं नोच सकती थी। अगर इस आदमी ने गेंद फेंककर शीशा तोड़ा तो लाश के चेहरे का गोश्त किसने खाया और गेंद तय खाने से कहाँ गई? और फिर अचानक मुझे मिस्टर पीटर की बात याद आ गई कि यहाँ बिजू हूँ तो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। मेरे कदम अपने आप रुक गए, बल्कि इस ख्याल ने जकड़ लिया, इस लाश का गोश्त मुर्दा खोर जानवर खा सकता है और बिजू ऐसा जानवर होता है जो गेंद की तरह अपने आप को लपेट लेता है। मेरा जी चाहा कि मैं मुर्दा खाना चाहूँ और इस इंकशाफ से डॉक्टर जॉर्ज, कैप्टन और रॉजर को हैरान कर दूं। मैं पलटने ही वाला था कि ख्याल आया कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर देखा तो एहसास हुआ कि इस वक्त मैं चिड़ियाघर के करीब खड़ा हूँ। क्या बेहतर ना होगा कि मैं चिड़ियाघर जाकर बिज्जू का पिंजरा देखूं और अपने ख्याल की तस्दीक कर लूं, क्योंकि बिज्जू के दांतों और पंजों में गोश्त और खून की मामूली सी मकदार भी लगी हुई होगी तो जुर्म साबित हो जाएगा। मैं ये सोचकर चल पड़ा। कुछ देर के बाद मैं बाग हवानियत के इंचार्ज मिस्टर पीटर के घर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गया ताकि इनसे चिड़ियाघर में दाखिल होने की इजाज़त ले सकूं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मिस्टर पीटर के घर में रोशनी हो रही थी। मेरी समझ में ना आया कि इस वक्त इनके कमरों की बत्तियां क्यों जल रही हैं। ताहम मैंने आगे बढ़कर घंटी के बटन पर उंगली रख दी। चंद लम्हों बाद ही मिस्टर पीटर दरवाजे पर आ गए। उन्होंने अगरचा लंबा ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था, मगर इसके नीचे से इनकी पतलून और बूट दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि उन्होंने अभी रात का लिबास नहीं पहना था और ड्रेसिंग गाउन महज दिखावा है। वो मुझे देखकर जरा भी हैरान ना हुए, बल्कि इस तरह मेरा इस्तकबाल किया जैसे वो मेरे मुंतजिर थे। मुझे खुशी है आप अभी तक जाग रहे हैं और मैंने आपकी नींद में खलल नहीं डाला। बराए करम मुझे चिड़ियाघर ले चलिए। मैं एक पिंजरा देखकर अपने ख्याल की तस्दीक करना चाहता हूँ। ओहो, तुम तो समझ गए जेरी। हाँ मिस्टर पीटर, मैंने जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही खौफ की एक सर्द लहर भी मेरे जिस्म में उतर गई। मैंने फौरन बात बनाते हुए कहा, किसी ने आपको मुर्दा खाने वाली गली में जाते हुए देखा था और जिसने देखा था वो जानता है कि मैं आपके पास आया हूँ। आप एक बैग। मिस्टर पीटर ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश कर दिया। तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं जेरी। मैं जानता हूँ खेल खत्म हो चुका है। मुझे एतराफ़ है कि मैंने एक आदमी को कत्ल किया, लेकिन अपने इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब मैं दूसरा कत्ल नहीं करना चाहता। मैंने जिसे कत्ल किया था वो इसी मौत का मुस्तहिक था। मैंने इसे कत्ल करके एक जुआ खेला था, मगर इसमें मुझे हार हो गई। मकतूल कौन था? मैंने पूछा। इसका नाम मार्क था। 4 साल कबल वो मेरे नायब की हैसियत से काम करता था। इन दिनों मैं जुए में एक बड़ी रकम हार गया तो मैंने चिड़ियाघर की रकम में हेर फेर कर लिया, लेकिन मार्क को मेरी इस बात का पता चल गया। इसने ब्लैकमेल करके इस रकम का बेशतर हिस्सा मुझसे हथिया लिया और टाइट हो गया, मगर इसके बाद भी वो वक्फे से आता और मुझे ब्लैकमेल करता रहा। जेरी, वो जोंक की तरह मेरा खून चूस रहा था। अब के जब वो आया तो मैंने इसे कत्ल कर डाला।
آپ نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے لاش مل روڈ پر پھینک دی تھی۔ ہاں، میں نے گھر میں ایک ضرب سے اسے ختم کر کے اسے سڑک پر ڈال کر اپنی کار اس کے چہرے سے گزار دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا چہرہ کچلا جانے کے بعد قابل شناخت نہ رہے، لیکن کار اس کے چہرے کی بجائے گردن سے گزر گئی۔ میں دوسری بار اس کا چہرہ بگاڑنا چاہتا تھا، مگر اتنے میں مجھے دور سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی تو میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر جارج مارک کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ اس زمانے میں ڈاکٹر جنوبی امریکہ میں تھا، لیکن یہاں کے لوگ ضرور مارک کو شناخت کر لیتے اور تحقیقات کے دوران گڑے مردے اکھاڑ دیے جاتے اور پھر بات بڑھ کر پولیس تک پہنچ جاتی۔ اس لیے مارک کی شناخت ختم کرنے کا کام جو میں مل روڈ پر نہیں کر سکا تھا وہ میں نے 1 بجے رات کر ڈالا، مگر تم نے میرا کھوج لگا ہی لیا ہے۔ جاؤ انہیں کہہ دو کہ میں یہاں تمہارا منتظر ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ فرض ناخوشگوار انجام دینا ہی پڑے گا۔ میں یہاں سے فون نہیں، جاؤ اور انہیں اپنے ساتھ لے آؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ راہ فرار حاصل نہیں کروں گا۔ اور ہاں، ڈاکٹر جارج سے کہہ دینا کہ میں نے جان بوجھ کر بازی ہاری تھی کیونکہ میں وہاں سے جلدی کھسکنا چاہتا تھا۔ جاؤ جیری جاؤ۔ یہ کہہ کر مسٹر پیٹر نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ جب وہ لوگ یہاں آئیں گے تو مسٹر پیٹر کو گھر پر موجود تو ضرور پائیں گے، لیکن مردہ حالت میں۔ اور واقعی جب پولیس اور جارج مسٹر پیٹر کی رہائش گاہ پر پہنچے تو وہ خودکشی کر چکا تھا۔ راجر نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو محکمہ پولیس میں ہونا چاہیے تھا جیری۔ باخدا ہم لوگ سبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسٹر پیٹر نے لاش کا چہرہ بگاڑنے کے لیے بھوکے بجو کا استعمال کیا ہوگا۔ اگر بجو کو ڈرایا جائے تو وہ خوفزدہ ہو کر گیند کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے جب پیٹر نے رسی سے باندھ کر اسے تابوت پر گرایا تو اس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور بجو منٹوں میں لاش کے چہرے کا گوشت کھا گیا۔ یہ گتھی سلجھانے پر میں تمہیں اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ جیری۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔